नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। आज हम पंच परमेश्वर कहानी के सारांश के बारे में जानते हैं। सारांश का अर्थ होता है सार जोड़ अंश, यानी उस कहानी का सार का अंश। सारांश को हम छोटे रूप में जितना ही अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाते हैं, आपके लिए उतना ही अच्छा होता है और पढ़ने वाले को उतना ही रोचक लगता है। सारांश एक ऐसा विषय होता है, एक ऐसा बात होता है जिसके अंदर आप बहुत ही लंबे कहानी को, बहुत ही लंबे कविता को छोटे से ही रूप में लिखकर उसका भाव प्रकट कर सकते हैं। इसे हम सारांश बोलते हैं। जितनी ही कम शब्दों में, जितने ही अच्छे शब्दों में आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए और वो उस बातों को अच्छे से समझ पाए, तो आपका सारांश लिखना या बोलना सफल हो जाता है। तो आज हम पंच परमेश्वर कहानी, जिसे प्रेमचंद्र लेखक द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में जानते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, दो दोस्त हैं। एक का नाम है अलगू चौधरी और दूसरे का नाम है जुम्मन शेख। जुम्मन शेख के पिता का नाम है जुमराती शेख। ये शिक्षक थे और अलगू चौधरी उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। अलगू चौधरी के पिता का यह मानना था, क्योंकि वो पुराने विचारधारा के व्यक्ति थे, तो उनके पिता का यह मानना था कि शिक्षा जो होती है वो पढ़ने लिखने से नहीं, अपितु गुरु के आशीर्वाद से मिलती है। गुरु का आशीर्वाद कब मिल सकता है? जब आप गुरु की सेवा शुश्रूषा करें। तो वो यह कहते थे कि गुरु की सेवा ही करो, तुम्हें ज्ञान खुद ब खुद मिल जाएगी। उनका यह विचारधारा था। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों जुम्मन शेख के पिता जुमराती शेख के पास बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। जुम्मन शेख गांव के बहुत ही नामी शिक्षक थे और बहुत सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक खाला थी जुम्मन शेख की, और खाला जान का कोई भी वंश चलाने वाला नहीं था, यानी उनका कोई भी बेटा या बेटी नहीं था। तो इस प्रकार खाला जान ने अपनी संपत्ति को जुम्मन शेख के नाम लिखवा दिया और इस संपत्ति को रजिस्ट्री कराने के लिए जुम्मन शेख ने खाला जान की खूब खातिरदारी की। उन्हें घी, मालपुए और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते थे, ताकि खाला जान आकर्षित होकर उस कागजात पर दस्तखत कर दे जो जुम्मन शेख के नाम हो जाए। और अंततः खाला जान ने ये सोचा, विचारा और फैसला किया कि आखिर में मेरे इस जो जमीन है, मेरे जितने भी जायदाद है, उन सब का आखिर देखने वाला है कौन। लेकिन अगर मैं जुम्मन शेख को दे देती हूँ तो वो उसकी रखवाली भी करेगा और उसके लिए और वो तरक्की का साधन भी बन जाएगा। तो अंततः उन्होंने जुम्मन शेख के नाम अपनी सारी जमीन जायदाद लिख दी। जैसे ही जमीन जायदाद जुम्मन शेख के नाम हुए, दोनों पति पत्नी ऐसे हुआ जैसे कागजात पर मुहर लगते ही उनके आवभगत पर भी मुहर लग गई और उनका आवभगत सब बंद हो गया। इस प्रकार कुछ दिन तो खाला जान ने सहे। उन्हें 2 रोटी भी देने में आफत हो जाते थे दोनों पति पत्नी को। जब भी शिकायत करती थी तो यही बार बार सुनने को मिलता था कि रुपए क्या पेड़ पे फलते हैं कि आपकी हर एक फरमाइश को पूरा की जाए। जबकि वो तो इस विश्वास, इस संतोष के साथ अपना सब कुछ जुम्मन शेख को दी थी कि मेरा वारिस वही है, मेरा भांजा है, तो आगे सब कुछ वही देखेगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये गलत साबित हो गई और बाद में फिर यही हुआ कि खाला जान सहते सहते बाद में उन्होंने एक बात कही कि अगर तुमसे मेरा काम नहीं चलता है तो तुम मुझे प्रति महीने रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग गुजारा कर लूंगी। तो दोनों पति पत्नी बिगड़ गए और खाला जान के विरुद्ध हो गए। खाला जान ने हार कर पंचायत करने की बात कही। तो जुम्मन शेख ने कहा, ठीक है, जाओ कर लो पंचायत, अगर तुम्हें यही करना है तो कर लो। खाला जान गांव भर में सभी लोगों को न्योता दे आई
कि पंचायत है, आप लोग जरूर आइएगा, लेकिन वो तो लोगों के मन के ऊपर है। अंततः वो अलगू चौधरी के पास पहुंची। अलगू चौधरी वो था जो जुम्मन शेख का मित्र था, लेकिन फिर भी खाला जान अलगू चौधरी के पास गई और बोली, बेटा हो सके तो मेरी पंचायत में आ जाना, जुम्मन शेख और मेरी पंचायत है, तुम आ जाना। तो वो बोला, खाला जान जब आप जानती हैं कि वो मेरा मित्र है, गहरा दोस्त है, तो फिर आप मुझे क्यों निमंत्रण दे रही हैं? तो खाला जान ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे? उन्हें यह लगा, अलगू चौधरी ने कहा कि मैं अपने दोस्त से बिगाड़ नहीं करना चाहता, कौन चाहेगा अपने मित्र से बिगाड़ करना? तो इस पर खाला जान ने जवाब दिया, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे बेटा। और यह बात उनके दिल को इतनी लगी कि बार बार उनके कानों में ये ध्वनि सुनाई देती थी, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे बेटा। और अगले दिन जब पंचायत बुलाई गई तो अलगू चौधरी भी गया। सभी लोगों ने कहा अपना अपना पंच चुन ले। तो खाला जान ने अपना पंच बहुत ही सोच विचार कर अलगू चौधरी को चुना। और अलगू चौधरी तो अपने दिमाग में यही सोच रहे थे, ईमान के बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे बेटा। उन्हें यह बात उनके दिल पे आ लगी थी और वो यही सोच रहे थे कि खाला जान ने यह बात मेरे लिए क्यों कही। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने यह बात कही और एक ऐसा हुआ उस पंचायत में कि जब वो आए और उसके बाद जब पंच के रूप में वो बैठे थे अलगू चौधरी, तो उन्होंने यह फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख बिल्कुल गलत है और जुम्मन शेख को प्रति महीने अगर उनसे खाला जान का काम नहीं चलता है तो उन्हें प्रति महीने रुपए देने ही पड़ेंगे और वो उस रुपए से अपना महीने का काम चला लेंगी, और अगर उनसे नहीं चलता है तो उनकी सारी जमीन जायदाद को दे दे। यह पंचायत ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख जैसे ही इस बात को सुने, उन्हें ऐसा लगा कि अब हमारी दोस्ती टूट गई, हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई और वो इस बात को खत्म कर दिए। उसकी तरफ और अलगू चौधरी की तरफ देखना भी भूल गए। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। फिर कुछ महीनों के बाद ऐसा हुआ कि एक समझू साहू थे जो कि बनिया थे और वो गांव से मंडी तक सामान का व्यापार करते थे। गांव से मंडी तक सामान ले जाते थे और वही सामान बेचने के बाद गांव की जरूरत की सामान को मंडी से गांव लेके आते थे। उन्होंने बैल खरीदा अलगू चौधरी से। अलगू चौधरी के यहाँ बहुत ही हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बैल थे। उन्होंने बैल को देखा और खरीदा और कुछ पैसे दिए और बोले कि बाकी पैसे मैं धीरे धीरे देते रहूंगा। अलगू चौधरी को भी उस वक्त पैसे की सख्त जरूरत थी। वो पैसा ले लिए, जितना मिला उतना ही ले लिए, आगे की चिंता ना किए। और जब उसके बाद गए, वो चले गए समझू साहू। तो जब आप किसी व्यक्ति से 2 घंटे के बदले 3 घंटे का काम ले रहे हैं तो आपको उसके खाने पीने पर भी अधिक ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये नहीं था। यहाँ वो गांव से मंडी तक 4-4 खेप लेने लगे। दिन भर में 3 से 4 खेप। एक खेप का अर्थ होता है एक बार जाना और फिर आना। और यहाँ वो 3-4 खेप शाम तक लेने लगे और बैल के थोड़े भी खाने पीने पर ध्यान न रहता था कि वह कब खाए कब ना खाए। मंडी ले जाते वक्त उसके सामने कुछ रूखा सूखा डाल देते थे घास और वो खा लेता था। आखिर बैल भी तो बेजुबान है, वो कुछ बोल थोड़ी ही ना सकता था। जब बैल से काम ना होता था, वो हार जाता था तो उसे मारा जाता था और वो जबरदस्ती काम करता था। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि मंडी से गांव आते वक्त पूरा गाड़ी सामानों से लदा हुआ था और रास्ते में ही बैल अंततः हार कर अपना दम तोड़ दिया। और जब वहां मर गया तो उसे 2-3 बार और मारा गया ताकि बैल वो उठे। लेकिन जब बैल नहीं उठा तो ऐसा क्या हो सकता है कि मृतक भी उठ जाए। जब बैल नहीं उठा तो हार कर जो समझू साहू थे वो बोले कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा हुआ, सामान छोड़ के मैं गांव गया तो सामान सब लुट जाएगा। और उनके कमर के पास एक थैला बंधा हुआ था जिस थैले में 250-300 रुपए थे। वो सोचे रात यहीं बिता लेता हूँ, सुबह कोई गाड़ी मिलेगी तो चला जाऊंगा, क्योंकि रात गहरी हो गई थी। रात में वो सोए, बहुत देर तक तो वो सोए नहीं, जगे रहे कि मेरा सामान कोई ना ले। लेकिन जैसे ही
उनकी नींद लगी 2-2:30-3 बजे के बाद। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनके कमर पे हाथ गया और कमर के पास से वो थैली गायब, पूरी गाड़ी में से सामान गायब और वो मृतक बैल वहीं पड़ा हुआ था। उन्होंने अपना सिर पीट लिया कि मैंने तो जीवन भर की कमाई गवा दी और इन सब का जिम्मेदार वो माने अलगू चौधरी को, क्योंकि बैल किसका था? अलगू चौधरी का। और फिर उसके बाद जब अलगू चौधरी आते थे अपना बकाया रुपया लेने तो वो बोलते थे, समझू साहू कैसा बकाया रुपया? मरे हुए बैल को तुम मुझे दे दिए जो मरने वाला था, और वो जब मर गया तो उसका बकाया रुपया मैं दूं? पूरे जीवन भर की कमाई लुट गई, मैं तुम्हें बकाया रुपया दूं? और दोनों पति पत्नी साहू जी और साहूआइन मिलकर गालियां बकने लगते थे। बर्दाश्त की भी एक हद होती है और जब बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो बहुत बुरा होता है, और यहाँ वही हुआ। अलगू चौधरी ने कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो भी गर्म मिजाज में आ गए, और जब वो भी गर्म मिजाज में आ गए तो साहूआइन हाथापाई पर उतर आई। और धीरे धीरे बस दूसरा कुछ नहीं हुआ। गांव के अच्छे भले लोग आते थे, उन्हें शांत कराते थे, और कुछ दिन तक यही काम चलते रहा। तो कुछ भले मनुष्यों ने यह राय दी कि अगर बात यहाँ तक बढ़ गई है तो आप पंचायत करवा लीजिए। तो बात पंचायत पर आ गई और पंचायत बुलाई गई। समझू साहू बहुत चालाक निकले और उन्होंने सोच समझकर जुम्मन शेख को पंच बना दिया। पंच के पद पर जब जुम्मन शेख बैठे तो उनके तो मन में ये पहले से बात थी कि मैं कैसे अपना बदला निकाल सकूं। लेकिन जब वो पंच के पद पर आसीन हुए तो जब किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो ही उसे उस जिम्मेदारी का आभास होता है, उसे यह एहसास होता है कि हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो तो सिवा आपके उस परिस्थिति का एहसास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जब तक कोई व्यक्ति आपके ही परिस्थिति से ना गुजरे उसे यह कभी एहसास ना होगा कि वो परिस्थिति आपने कैसे गुजारी है, आपने उस वक्त अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया है। उन्हें यह बिल्कुल आभास नहीं था कि अलगू चौधरी पंच के पद पर जब थे तो उन्होंने सही का साथ दिया था, और जैसे ही वह पंच के पद पर आए तो उनका भी बिल्कुल दिमाग बदल गया। वो यह सोचे कि वो तो मेरा दोस्त था, दुश्मन हुआ जो भी हुआ, यहाँ मैं सभी लोगों के विश्वास के कारण इस पद पर हूँ, मुझे सबका विश्वास रखना है। मेरी वाणी देववाणी के समान है, ईश्वर के समान है, मुझे सबकी बात को रखनी है और सबका इज्जत करके मुझे अपना फैसला देना है। और इस बात को अपने मन में बैठाकर उन्होंने यह फैसला किया कि जो बकाया रुपया है साहू जी के पास अलगू चौधरी का, वो अलगू चौधरी को वापस करेंगे। क्योंकि जब अलगू चौधरी ने अपना बैल दिया था साहू जी को तो उस वक्त बैल बीमार नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट था। लेकिन खाने की कमी के कारण वह बीमार हुआ और उसकी अकाल मृत्यु हुई, असमय मृत्यु हुई। तो इसलिए पैसा वापस देना ही पड़ेगा। और जैसे ही वह अपने पद से उठे सभी लोग यह जयकारा लगाने लगे, पंच परमेश्वर की जय, पंच के मुंह से खुदा बोलता है, पंच के मुंह से खुदा की वाणी निकलती है। और सभी लोगों का मन संतुष्ट हो गया इस न्याय से, और वो उतर कर आए, अलगू चौधरी को गले लगाए और बोले, मुझे माफ कर दो दोस्त, यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठने से कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ना कोई किसी का भाई होता है, ना कोई किसी का पराया होता है। वहां बैठने पर सभी लोग एक बराबर दिखते हैं और हमें बस सच का साथ देना होता है। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया। इस बात को सुनकर अलगू चौधरी रोने लगे और दोनों मित्रों के बीच जो दरार थी वह खत्म हो गई और फिर से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि पंच सच में परमेश्वर होता है, पंच के मुंह से खुदा बोलता है, ईश्वर की आवाज निकलती है। धन्यवाद दोस्तों।